तो देखिए आज हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे और समझेंगे बहुत बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को कोई उस विषय का जानकारी प्राप्त करना बहुत अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी समझते हैं। जियोग्राफी किसको बोलते हैं? देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की बनावट और उसके विभागों जैसे मैदान, पठार, पहाड़ इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। जैसे आप लोग ने देखा होगा पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदी है, झरना है, इन सब के बारे में जिस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से उसको हम लोग जियोग्राफी बोलते हैं। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। अध्ययन तो पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन ही अध्ययन कहलाता है ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा जिसे हम लोग यूनान भी कहते हैं, यही ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। इसके बाद अब हम लोग आपके चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका चैप्टर समझ लीजिए। सबसे पहले है आपका स्थिति एवं विस्तार। जैसे कि आप लोग सामान्य जीवन में देखते होंगे किसी का घर का कोई स्थिति होता है, मतलब जैसे कि आपका कोई घर कोई टोला या मोहल्ला में होता है तो वो उस घर का क्या है? स्थिति है। और विस्तार जैसे कि आपके घर का विस्तार होता है, ये समझ लीजिए कि आपका घर कुछ स्क्वायर फीट में होता है या आपके घर का कुछ लंबाई होता है या कुछ चौड़ाई होता है, वही एक तरह से क्या है? आपका घर का विस्तार है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से भारत का स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। जैसे कि भारत का स्थिति क्या है, भारत पूरा दुनिया में कहाँ पर स्थित है, और विस्तार की भारत का कितना स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर भारत है, या समझ लीजिए भारत का लंबाई चौड़ाई ये क्या है। तो भारत का पहले विस्तार ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्थिति देखेंगे, क्योंकि स्थिति देखने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होगी जो आगे पढ़ते हैं। तो भारत का विस्तार देखिए, भारत का विस्तार इसका मतलब हो गया भारत का मतलब भूमि कितना है। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं भारत का रैंक संपूर्ण विश्व में एक रैंक मिलता है कि कोई मतलब कौन देश सबसे ज़्यादा बड़ा है, उससे छोटा ऐसे करके एक रैंक मिलता है, उसमें भारत का रैंक 7th है। मतलब भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 सबसे बड़े देश हैं, जैसे कि 1 नंबर में रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में चीन, 4 नंबर में USA जिसको आप लोग अमेरिका नाम से जानते हैं, उसके बाद 5 नंबर में ब्राज़ील और 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। और एक आप लोग ने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया ये दूसरा देश है। भारत से 6 सबसे बड़े देश में सबसे प्रथम स्थान पर आता है रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा USA, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये समझिए भारत का विस्तार। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद भारत का रैंक पूरा दुनिया में कितना है? 7th। भारत से 6 सबसे बड़े देश होंगे, जिसमें रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद USA, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। USA इसको अमेरिका भी बोलते हैं। उसके बाद भारत का लंबाई और चौड़ाई, जैसे आप लोग भारत का ऐसे करके भारत का चित्र देखते होंगे,
चित्र कुछ इधर उधर हो गया तो मैनेज कर लीजिए। देखिए भारत का लंबाई और चौड़ाई, देखिए भारत का एक ये बिंदु हो गया सबसे उत्तरी बिंदु और ये हो गया सबसे दक्षिणी बिंदु। अगले मतलब आगे के क्लास में हम लोग देख लेंगे उत्तरी बिंदु या दक्षिणी बिंदु किसको किसको बोलेंगे। भारत का यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तार, मतलब समझ लीजिए कि भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर। वहीं भारत का ये देख लीजिए, ये हो गया पश्चिमी बिंदु, ये हो गया पूर्वी बिंदु, ये दोनों के बीच का विस्तार 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, मतलब समझ लीजिए भारत का ऐसे मान सकते हो, भारत का लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत का चौड़ाई 2933 किलोमीटर। यहाँ तक हमको लग रहा होगा आप समझ गए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत का उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर। वहीं भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर। वहीं आप लोग मतलब ऐसे समझ सकते हैं भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब समझ लीजिए ऐसे करके कि मान लीजिए कि संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल जैसे कि 100 एकड़ है, उसमें भारत का कितना हिस्सेदारी है? 2.42 एकड़ है, मतलब समझ लीजिए 2.5 एकड़ के थोड़ा कम। तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोग समझ गए। इसके बाद होता है क्या? एक होता है जनसंख्या, तो वो देखते हैं आगे। तो एक होता है जनसंख्या। देखिए संपूर्ण विश्व में जितना आबादी है उसमें भारत का जो रैंक है वो दूसरा है, लेकिन अभी वर्तमान में जो जनगणना होगा उसमें मतलब ये हो सकता है कि भारत का रैंक नंबर 1 हो जाए, लेकिन आप लोग की पुस्तक में दिया हुआ है कि भारत का रैंक उस समय तक है दूसरा। तो प्रथम स्थान पर है चीन, द्वितीय स्थान पर है अपना भारत। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल 2.42% है। वहीं भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व के जनसंख्या के 17.5% है, या आप इसको मोटा मोटी 18% भी मान सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं जैसे कि संपूर्ण विश्व में अगर 100 लोग निवास कर रहे हैं उसमें भारत का जो हिस्सेदारी है 18 लोगों की है। तो भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक हो चुकी है। इसके बाद आगे आप लोग स्थिति समझेंगे। तो स्थिति का मतलब सिंपल यही होता है कि भारत किन किन बिंदुओं के बीच निवास करता है, या कुछ काल्पनिक रेखाएं जो पूरे विश्व को चिन्हित करता है, उस रेखा के अनुसार भारत का क्या स्थिति है संपूर्ण विश्व में। तो सबसे पहले हम वो रेखाएं देखते हैं। तो उसके बाद समझिए आगे रेखाएं। देखिए रेखाएं होती है मुख्य रूप से 6 से 8 प्रकार के, उसमें बारी बारी करके सारे रेखाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले एक होता है प्रधान याम्योत्तर रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। तो सबसे पहले ये रेखा को समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हुआ, ये हमारा पृथ्वी हुआ। अब पृथ्वी का आकार तो आप लोग सबको पता है, पृथ्वी का आकार गोल है। ये उत्तरी भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। वही दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए प्रधान याम्योत्तर रेखा किसको बोलते हैं? वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो, वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। काल्पनिक शब्द का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि ये कोई परमानेंट लाइन नहीं है, बस एक चिन्हित किया गया है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखाएं। जो और इसका ऐसे भी परिभाषा आप लोग बोल सकते, देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो और जो पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। उसके बाद आगे होता है एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
या इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। आप लोग ने ऐसे करके कुछ नाम सुना होगा। तो देखिए, आप मान लीजिए कि ये वाला लाइन ऐसे है, सिंपल लंबत है, इसको हम लोग क्या कर दिए, ऐसे करके राउंड कर दिए, ऐसे कर दिए, इसको घुमा के ऐसे कर दिए। करना नहीं है, मतलब एक समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे ये लाइन है, उसको ऐसे कर दिए। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के मध्य केंद्र से होकर गुजरती हो और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती हो। मतलब समझिए, ये कोई परमानेंट लाइन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के मध्य केंद्र से होकर गुजरती हो और पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती हो, उसे हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे, वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के मध्य केंद्र से होकर गुजरती हो, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके बाद और इसके बारे में एक बात जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो है ना, सूर्य का प्रकाश एकदम लंबवत पड़ता है, जिस कारण यहाँ पर दिन और रात का मतलब जो टाइम होता है वो बराबर होता है। जैसे कि हम लोग का भारत का स्थिति इस साइड में ऐसे करके है, तो देख लीजिए, तो इस वजह से हम लोग के यहाँ क्या होता है, रात और दिन का टाइम थोड़ा बहुत में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो इस रेखा पर जो देश निवास करेगा, उस देश का जो रात का पीरियड है और जो दिन का पीरियड है, वो दोनों पीरियड सेम होगा और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि सूरज यहाँ पर लंबवत पड़ रहा है, जिस कारण यहाँ पर क्या होगा, गर्मी एक तरह से ज़्यादा होगा। उसके बाद आगे रेखा होता है अक्षांश रेखा। सब रेखा लिख देते, उसके बाद समझा देते। तो एक होता है अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। उसके बाद होता है एक देशांतर रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। उसके बाद एक होता है कर्क रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद एक होता है मकर रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए बारी बारी करके हम चारों रेखा के बारे में समझ लेंगे। देखिए अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं। देखिए अभी पढ़े क्या, ये 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश है, ये वाला क्षैतिज। अब यही रेखा को एक तरह से आधार मान के कोई रेखा ऊपर ड्रॉ करें, जैसे ये, इसके नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे करते हुए कोई ड्रॉ करें, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। इसका परिभाषा आप समझ सकते हैं, जैसे कि वैसी काल्पनिक रेखाएं जो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई हो और जो भूमध्य रेखा के समांतर हो, जो पूर्व से पश्चिम तक जाती हो। मतलब थोड़ा परिभाषा लंबा है, पॉइंट में समझिए। देखिए अक्षांश किसको बोलेंगे, वैसी काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को आधार मानकर लिया गया हो, जो पूर्व से पश्चिम तक जाती हो, जो भूमध्य रेखा के समांतर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। समांतर का अर्थ है, जैसे कि आप मार्कर समझ सकते हैं, एक तरह से गोल तो नहीं है बॉल के समान, लेकिन ये ऐसे समझ, मान लीजिए ये एक तरह से ये हो गया, क्या हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश। अब मान लीजिए इससे ऊपर समांतर दूरी पर यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कर दिए, इसके ऊपर ऐसे करके, और इसी के समांतर नीचे नीचे ऐसे करके कर दिए, तो इसी को हम लोग क्या समझ सकते हैं, अक्षांश रेखा। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई हो, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन। उसके बाद आगे होता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, तो इसको समझिए, इसको समझ लिए आप। देखिए अब मान लीजिए इसके दोनों बिंदु के बीच बार बार कोई लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, तो यही हो जाएगा देशांतर रेखाएं। जैसे सुनिए, देशांतर रेखाएं किसको बोलते हैं, वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो, उसे हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखा। सिंपल
सा डेफिनेशन है, वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। अब देखिए ये दोनों की संख्या होती है, मतलब टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो वो हम लोग समझते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले अक्षांश रेखाएं की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए कोई भी वस्तु होती है, तो ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, मान लीजिए ऐसे करके कोई लाइन खींच लें, तो ऐसे ऐसे खींच के टोटल 90 डिग्री ऊपर जा सकते हैं और ऐसे खींच के टोटल 90 डिग्री नीचे जा सकते हैं। क्या समझ लिए कि समझ लिए ऐसे ये 0 डिग्री है और इसके 90 डिग्री यहाँ तक आएगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। वैसे ही इस साइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लास्ट में 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए अक्षांश रेखा की संख्या कितना होगा ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री यहाँ है, तो ये टोटल 90 लाइन हो जाएगा, यहाँ बगल में देख लेते हैं, टोटल ये 90 हो जाएगा। उसके बाद डिग्री नहीं हटा देते, टोटल 90 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90। उसके बाद 0 डिग्री 1 है, तो ये हो जाएगा 1, तो टोटल हो जाएगा 181। उसके बाद 181 होगा, लेकिन होता है क्या है, जब आप लाइन ऐसी ड्रॉ करते करते, जैसे कि आप लोग कोई एप्पल को इस तरह काटेंगे ऐसे करके के, तो ऊपर में जाके कभी होगा कि वो पॉइंट बन जाएगा, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा हो जाएगा, तो वो पूरा पार्ट न बन के क्या बन जाता है, पॉइंट। जब वो पॉइंट बन जाएगा तो कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि 90 डिग्री ऊपर और नीचे वो लास्ट में जाके रेखा ना बन के वो क्या बन जाता है, पॉइंट, जिसकी वजह से हम उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो इसमें एक यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, एक ऊपर में हो जाएगा 90 डिग्री, तो 2 लाइन हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो 179। आपके मतलब अगर कोई प्रश्न आपके से पूछ रहा है, उसमें पूछेगा कि अक्षांश रेखा की संख्या टोटल पृथ्वी में होता कितना है, तो आपके पास 2 ही विकल्प रहेगा, 2 विकल्प हो सकता है। एक प्रश्न में हो सकता है 181 दिया हो और अदर ऑप्शन दिया हो, या दूसरे प्रश्न में ये हो सकता है 179 दिया हो और अदर ऑप्शन दिया हो। तो अगर 181 है तो 179 नहीं होगा, या 179 है तो 181 नहीं होगा, तो जो है आएगा आप मान सकते हैं, या तो हो जाएगा 181 या 171 नहीं 179। उसके बाद होता है देशांतर रेखा की संख्या कैसे निकालनी। समझिए, आप मान लीजिए कि यहाँ से आप एक, जैसे कि एक फुटबॉल है, उसको ड्रॉ करते करते 1-1 डिग्री करके घूम के गए, और इस साइड से घूम के गए, ऐसे करके गए और ऐसे करके गए, तो टोटल जब ऐसे करके राउंड मारिएगा इस टाइप से, तो 180 डिग्री इधर से राउंड मारिएगा और 180 डिग्री इधर से राउंड मारिएगा, और यहाँ पर जो प्रधान माध्य याम्योत्तर रेखा है वो 0 डिग्री है। टोटल 180 और 0, तो हो गया 180 प्लस 0, जो एक लाइन है तो वो एक लाइन, टोटल 361। बट समझिए, जब आप इधर से 180 घूमिएगा और इस साइड से घूमिएगा, तब जब 180 पर जाइएगा तो पता चलेगा कि 179 के बाद जो 180 आ रहा है, दोनों साइड का वो कॉमन लाइन है। मतलब इस साइड से भी जब घूम के जाइएगा और इस साइड से भी जब घूम के जाइएगा, तो 180 डिग्री जो होता है वो कॉमन लाइन होता है, ना कि अलग अलग लाइन, जिस कारण एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 360। मतलब अक्षांश रेखा की संख्या कितना होगा 179 या 181। वहीं देशांतर रेखा की संख्या कितना हो जाएगा 360। यहाँ तक हमको लगता है आप लोग समझ गए। उसके बाद आगे होता है कर्क रेखा और मकर रेखा। समझते हैं कर्क रेखा किसको बोलते हैं। देखिए, जब आप अक्षांश को ऊपर बढ़िएगा तो इधर ऊपर बढ़े 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते एक समय आएगा वो 23 डिग्री हो जाएगा, एक समय आएगा वो 24 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करके ही 90 डिग्री जाइएगा। तो जब 23.5 डिग्री होगा 24 डिग्री होगा, तो इसके बीच में एक होगा 23.5 डिग्री। वैसे ही जब नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर होगा 23 डिग्री 24 डिग्री, और उसके बीच में एक होगा 24.5 डिग्री, 24.5 नहीं हो जाएगा 23.5 डिग्री से। देखिए, तो कर्क रेखा किसको बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं कर्क रेखा। एकदम सिंपल डिफिनेशन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं कर्क रेखा। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को
मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, 8 राज्य से होकर गुजरता है। अगर आपके पास मैप होगा तो वहाँ देखिएगा एक भारत के बीचों बीच एक लाइन ऐसे करके जाता है। तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है गुजरात से, गुजरात, उसके बाद राजस्थान आएगा इस साइड से, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर हम काउंटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वो गुजरात से स्टार्ट होता है गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आगे आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आगे आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आगे आएगा मिजोरम, नहीं मिजोरम से पहले आ जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद आएगा मिजोरम, उसके बाद मिजोरम। समझ गए? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये कर्म है, जैसे कि इस साइड मतलब पश्चिम से लेके ये पूरब का कर्म है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। इसका ट्रिक है जो आप लोग को अभी उतना नहीं जानने की ज़रूरत है। ट्रिक ऐसे एक है जो अगली क्लास में होगा तो आप लोग को जानकारी दे देंगे। तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोग समझ हो गए। एक बार रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधान यामी उत्तर रेखा किसको बोलेंगे? वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो, जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान यामी उत्तर रेखा, या उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। उसके बाद होता है 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के मध्य केंद्र से होकर गुजरती हो, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती हो, उसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके बाद होता है अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर या भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम तक जाती हो और जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। वैसे ही होता है देशांतर रेखा। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो, उसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा की संख्या 179 या 181 होता है, आप लोगों ने देखा कैसे होता है। उसके बाद होता है देशांतर रेखा, इसकी संख्या 360 होता है। उसके बाद आगे होता है कर्क रेखा। जब 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा 23 और 24 के बीच एक 23.5 डिग्री का एंगल होगा, वही 23.5 डिग्री के एंगल को उत्तरी गोलार्ध में बोलते हैं कर्क रेखा। वही 23.5 डिग्री की एंगल को निचली मतलब दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के मुख्य रूप से 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 2 रेखा और होती है उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं, जो कि महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो उसको भी हम लोग आपसे शेयर कर देते हैं। एक होता है आर्कटिक रेखाएं और एक होता है अंटार्कटिक रेखाएं। तो एक होता है आर्कटिक रेखा, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल। एक होता है अंटार्कटिक रेखा, इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको अंटार्कटिक सर्कल। 7 महादेश होता है, इसमें एक होता है अंटार्कटिक महादेश, तो उस वजह से इसका नाम हो गया आर्कटिक रेखाएं, क्योंकि ये इसके क्लोज होता है। अभी समझ लेते पहले। देखिए एक होता है आर्कटिक रेखाएं। मान लीजिए कि ये आपको ऊपर गए तो एक समय में आ गया 23.5 डिग्री एंगल। एक बार जब ऊपर जाइएगा तो एक आएगा 66, एक होता है 67, ये दोनों के बीच में होगा 60 डिग्री। वैसे ही इसके अपोजिट में होगा, एक जब नीचे जाइएगा तो एक लाइन होगा, वो हो जाएगा 66, एक होगा 67 और बीच में होगा 60 डिग्री, 66 डिग्री हो जाए, मतलब 66 डिग्री और 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए 66 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा है। या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा है। वहीं अंटार्कटिक रेखा बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा है। ये दोनों मुख्य रूप से आपके सिलेबस से कोई इसका महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। एक होता है आर्कटिक रेखा है जो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है। अंटार्कटिक रेखा है जो 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती है। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक बोलते हैं, वहीं 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक बोलते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा।